वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूवर्स। तो आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये फिज़िक्स का एक पार्ट है, तो एक टॉपिक है फिज़िक्स का। ओके, सो हम शुरू करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे टॉपिक के लिए। तो आपको क्या पता है रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में? रेक्टिलिनियर मोशन ये होता है, रेक्टिलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो इसको हम अगर ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में बात कीजिए तो हम उसे वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? वन डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब ये है कि मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। और जब भी हम कोई भी टर्न लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में, तो वो टर्न जब भी हम लेते हैं वो 180 डिग्री का टर्न होना चाहिए। टर्न कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी रास्ते पे चल रहे सीधे और हमें एक और रेक्टिलिनियर मोशन ही करना है टर्न के बाद भी, तो हमें ऐसे चलना होगा। तो इन दोनों में जो टर्न है वो 180 डिग्री का टर्न है ना? तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन। अब अगर हम कोई हाइट पे है और हम उस हाइट से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, यानी कि हमारे पास कोई बॉल है, हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड है, तो ये जो मोशन है ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है। कोई बॉल है, ऑब्जेक्ट है, बॉल है या फिर कोई स्टोन है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उस जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट का वो भी रेक्टिलिनियर मोशन ही कहलाता है। ओके, अभी हम समझते हैं। हम सब ने क्रिकेट मैच देखा होगा, राइट? तो क्रिकेट मैच में क्या होता है? जब कोई बैट्समैन बॉल को मारता है तो फील्डर पकड़ता है उसे। तो फील्डर जब वापस फेंकता है बॉल को तो बॉल ऐसे जाता है। ये है पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ क्या है ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। पर ये एंगल क्या है? ये थीटा एंगल है, पर ये थीटा एंगल 180 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम इस मोशन को 2D मोशन कहते हैं, जो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। यहाँ पे टर्न 180 डिग्री नहीं है तो इसीलिए 2D मोशन कहलाता है। अगर टर्न 180 डिग्री होगा तो उसे हम 1D मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। अभी हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? आपने कभी सुना है मैकेनिक्स के बारे में? मैं बताती हूँ। मैकेनिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ cause and effect of motion of a particle or body। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, हम समझते हैं कि कोई बॉल है, वो रोल हो रहा है किसी फ्लोर पे, है ना? तो ये बॉल कैसे रोल हो रहा है और इस पे जो इफेक्ट है, यानी ये बॉल रोल हो रहा है तो इस ग्राउंड पे क्या इफेक्ट है इसका, ये सब जो हम पढ़ेंगे, इसकी जो स्टडी होती है उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि कोई मोशन अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये सब हम सीखेंगे मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं into two parts, which is statics and dynamics। तो स्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे हम? जब भी पार्टिकल रेस्ट पे होगा, जब भी पार्टिकल रेस्ट पे होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या कॉज होगा, वो क्यों रेस्ट पे है, ये सब हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स में। डायनामिक्स को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो है काइनेमैटिक्स
और काइनेटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज। ठीक है, काइनेटिक्स ये है स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज ऑफ मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है तो वो क्यों हो रहा है, वो किस कारण की वजह से उस मोशन में है, अगर वो हमें जानना है, वो हमें पता है, तो वो काइनेटिक्स है। पर अगर हमें पता ही नहीं है कि किस कारणवश वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो काइनेमैटिक्स है। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो काइनेमैटिक्स का ही पार्ट है। तो हम कॉज के बारे में इतना चिंता नहीं करेंगे, पर हाँ इतना है कि हम बस जानेंगे कि मोशन हो रहा है ना। ठीक है, अभी हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ये पूरे आपको काइनेमैटिक्स या जो भी आप पढ़ेंगे उस सब में यूज़ होगा, जो है मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो ये मोशन एंड रेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें ये है किस, ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल में हम लेंगे एक बस से। ठीक है, आप सभी स्कूल जाते होंगे, कभी ना कभी तो गए होंगे स्कूल। ठीक है, तो इस बस में 2 लोग हैं। ठीक है, बस में 2 लोग हैं और बाहर 1 लोग है। ठीक है, तो हम इन सब का नामकरण कर देते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अभी ए, हम सिर्फ और सिर्फ ए पे फोकस करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ ए के बारे में सोचेंगे। उससे पहले हम इस बस को थोड़ा मोशन दे देते हैं। बस जा रहा है आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सी है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या है? सी का कोई मूवमेंट नहीं है, सी बस खड़ा है रोड पे और बस जा रही है आगे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो अभी हम आते हैं ए पे। ए जब भी बैठा है बस में और आगे जा रहा है, ए के, अब ए देखेगा बी को, ए को क्या दिखेगा? बी भी स्टेशनरी है ना। ए को दिखेगा कि बी स्टेशनरी है ना। आपके साथ बस में कोई आपका फ्रेंड बैठा है तो आपको भी लगेगा ना वो भी रेस्ट पे है, वो स्टेशनरी है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। पर अगर ए सी को देखेगा तो उसे लगेगा कि सी तो पीछे जा रहा है सेम स्पीड से जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है ना। तो ए को लगेगा कि बी स्टेशनरी है क्योंकि उसके साथ ही बैठा है, पर सी पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब हम सिर्फ बी पे फोकस करेंगे। बी को क्या लगेगा? ए तो स्टेशनरी है, ए तो मेरे साथ ही बैठा है, ए का कोई मूवमेंट नहीं है, ए रेस्ट पे है। पर बी को भी लगेगा कि सी पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब सी को देखते हैं, सी को क्या लग रहा है? ए और बी तो आगे जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सी को तो दिख रहा है ना वो दोनों बढ़ रहे हैं आगे, है ना। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि हम किसके नजरिए से देख रहे हैं उसको। यहाँ पे मोशन हो रहा है पर किसके नजरिए से देख रहे हैं वो बदलता है। तो हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू ए, बी इज स्टेशनरी एंड सी इज मूविंग। अकॉर्डिंग टू बी क्या है? ए स्टेशनरी एंड सी इज मूविंग। अब आप लोग बताएंगे अकॉर्डिंग टू सी क्या है? ए एंड बी बोथ आर मूविंग। और हाँ, आप नोट्स की चिंता मत कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है यहाँ पे, जो है मोशन एंड रेस्ट इज अ combined property
of object and observer. Okay, and a particle can be at rest with respect to one observer and in motion with respect to another observer. यानी कि देखो, ए को तो लग रहा था बी स्टेशनरी है, पर सी के नजरिए से बी तो मूव कर रहा है ना? तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, अभी हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो है पोजीशन. ठीक है, अगर हम कोई भी पार्टिकल प्लेस कर देते हैं कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई पार्टिकल प्लेस कर दिया. अब मुझे कैसे पता कि ये कहाँ पे है? अगर मुझे किसी और को बताना है कि मैंने एक पार्टिकल प्लेस करके रखा है, आप उसे लेके आइए, तो उन्हें पता कैसे होगा कि वो कहाँ पे है? उसका कोई एड्रेस होना चाहिए, है ना? तो उस एड्रेस को देने के लिए हम लेते हैं प्लेन, 3 डायमेंशनल प्लेन, जो है x, y और z, कार्टेशियन प्लेन. तो हमने इस पॉइंट को p नाम दे दिया. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ x, y, z, यानी कि x एक्सिस से ये x डिस्टेंस पे दूरी रखता है, y एक्सिस से y डिस्टेंस की दूरी है, और z एक्सिस से z डिस्टेंस की दूरी है. तो ये कोऑर्डिनेट्स का मतलब है. अब दूसरा पॉइंट ले लेंगे q, जो है a b c. इसका मतलब क्या है कि a b और c, a का जो डिस्टेंस, इस मतलब इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है x एक्सिस से, वो a यूनिट्स है, और y एक्सिस से b यूनिट्स है, और z एक्सिस से c यूनिट्स है. इसका ये मतलब. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दोनों को जॉइन कर देते हैं. ठीक, हम यूजुअली पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट करते हैं. ठीक है, जो भी वेक्टर होता है आप सबको पता है, उस पे एक एरो हेड लगता है. एंड जब भी एक्स एक्सिस की बात होती है, हम उसे आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से, जेड एक्सिस को के कैप से. तो आर पी क्या होगा, एक्स डिस्टेंस है आई कैप से, और वाई डिस्टेंस है जे कैप से, और जेड डिस्टेंस है के कैप से. आर क्यू क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. क्यों? क्योंकि ए है एक्स से, बी वाई, सी जेड से, है ना? तो हमने सीख लिया है पोजीशन. अब अगला कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के जो बीच में जो गैप होता है, उसका जो डिफरेंस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है. अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट is the change in position of a moving object. और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, हम सबको पता है ना? तो it is a vector joining the initial position and final position. ओके, हाँ, अब आती है डायरेक्शन की. डायरेक्शन कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट का? हमेशा इनिशियल टू फाइनल होगा. इसको आप याद रखें, हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल टू फाइनल होता है. तो हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे. सेम कार्टेशियन प्लेन, 3 एक्सिस, x, y, z, origin. ओके, ये हमारा पहला पॉइंट है P, और हम सिंप्लिसिटी के लिए सेम एग्जांपल ले लेंगे. ठीक है, ओके. अब पार्टिकल P से Q तक जा रहा है ना? तो P से Q तक.
ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये तो पता ही है आपको, आर पी है और आर क्यू है ना। तो हाँ, अब ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको, ये हो गया ट्रायंगल। तो अभी हम लगाएंगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो यहां से जा रहे हम और यहां से आ रहे और ये, तो इसका मतलब क्या है, आर पी प्लस एस इज इक्वल टू आर क्यू। आर पी प्लस एस इज इक्वल टू आर क्यू। तो एस क्या हो गया, आर क्यू माइनस आर पी। तो इसीलिए हमने बोला था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो जब ये हमें वेक्टर फॉर्म में दिया होता है, हम सिंपल सबट्रैक्शन कर सकते हैं, जो है a माइनस एक्स आई कैप प्लस b माइनस वाई जे कैप प्लस c माइनस z के कैप, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब इसका यूनिट ऐसा यूनिट ही मीटर होगा और इसका डायमेंशंस m0 LT0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ये कब जीरो होगा आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि जीरो कब होगा ये। सो विथ टाइम displacement can increase, decrease or remain constant, है ना। तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने समझ लिया पोजीशन क्या होता है और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमें समझ लिया डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो गए हैं। तो ये क्या है, सेमी सर्कल, वेरी गुड। तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ओके, पार्टिकल मूव कर रहा है सेमी सर्कल में। अब भी find the distance and displacement, है ना। डिस्टेंस क्या होगा, चलिए अब हमें तय करना है ये डिस्टेंस, है ना। ये क्या है, तो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या है, हाफ ऑफ 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हम सिर्फ सेमी सर्कल क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब हम सिर्फ आधा क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये 2 कट जाएगा तो पाई आर बचेगा, बचा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कितना है, ये आर है, ये आर है, तो इसका मतलब आर प्लस आर, ये हो गया 2r, है ना। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। आज का रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन ये होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। और जब भी एक ऑब्जेक्ट को टर्न लेना होता है अपनी मोशन में, वो 180 डिग्री का टर्न होना चाहिए, तभी वो रेक्टिलिनियर मोशन मेंटेन कर पाता है। और हमने 2D मोशन की भी बात की थी जहाँ पे टर्न 180 डिग्री का नहीं था। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसी फ्री फॉल में जब भी हम ऑब्जेक्ट को डालते हैं वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन ही, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में आता है। जब भी हम हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, हम कोई एंगल में फेंकते हैं और वो एंगल 180 डिग्री नहीं होता है, तो इसीलिए वो 1D मोशन नहीं कहलाता, वो 2D मोशन कहलाता है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। फिर हमने पढ़ा मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स है स्टडी एंड कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन।
यानी कि मोशन क्यों हो रहा है और मोशन की वजह से क्या हो रहा है, वो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, वो है स्टडी। तो मैकेनिक्स ब्रॉडली क्लासीफाई हो जाता है स्टैटिक्स में और डायनामिक्स में। स्टैटिक्स ये होता है कि पार्टिकल रेस्ट पे है, उस पर जो स्टडी होती है वो स्टैटिक्स कहलाता है। डायनामिक्स में फिर भी दो कैटेगरी है, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स, जिसमें ये है कि जब हमें वो कारण पता है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है तो वो काइनेटिक्स है, अगर हमें कारण नहीं पता है तो वो काइनेमैटिक्स है। रेक्टिलिनियर मोशन काइनेमैटिक्स में आता है। फिर हमने पढ़ा मोशन एंड रेस्ट, इसमें आता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम किसके नज़रिए से देख रहे हैं। हमने 3 एग्जाम्पल लिए 3 लोगों का और हमें अलग अलग समझा कि अलग अलग नज़रिए से क्या होगा। तो मोशन एंड रेस्ट कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की। हम नहीं बता सकते एक्चुअली कि नहीं यही मोशन हो रहा है या यही स्टेशनरी है। अगर हम तब भी बोले कि हम स्टेशनरी है, कोई दूसरे ग्रह पे बैठा होगा वो बोल रहा होगा कि अर्थ मूव हो रहा है तो इसीलिए हम भी मूव हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम फिक्स कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर मूविंग है। एंड अ पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट with one respect to one observer and in motion with respect to another observer, ये एक important point है। फिर हमने सोचा पोजिशन क्या होता है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू 3 एक्सेस होता है और हम एक्सेस को आई कैप, जे कैप और के कैप से डिनोट करते हैं। हमने ये भी सोचा ये कोऑर्डिनेट्स दिया है तो फिर हमें पोजिशन वेक्टर कैसे लिखना है। फिर हमने समझा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजिशन में चेंज जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो वेक्टर बनाता है उसको वो ज्वाइन करता है और फिर जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है। ओके, और फिर हमने सोचा कि अगर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो हमें कैसे करना है, तो हमें बस कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट कर देना है, फाइनल माइनस इनिशियल। हमने डिराइव भी कर लिया कि फाइनल माइनस इनिशियल क्यों होता है, क्यों होता है क्योंकि ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगता है वहाँ। तो और यूनिट होता है मीटर, डायमेंशंस होता है m0, l0, l1 और t0, ये डायमेंशंस होता है डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और फिर 0 भी हो जाता है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, मैं अगले लेक्चर में उसका आंसर दे दूंगी। एंड विथ टाइम डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, तो अभी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।